नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरबीएससी इंग्लिश क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे सामाजिक विज्ञान और आज इस वीडियो में पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। इंडियन नेशनल कांग्रेस के विषय में आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, जिसका शॉर्ट फॉर्म आईएनसी, हम आईएनसी के नाम से भी जानते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, तो भारतीय मतलब भारत के लोग, राष्ट्रीय मतलब राष्ट्रीय स्तर का संगठन या दल। कांग्रेस का मतलब क्या होता है? तो कांग्रेस का मतलब होता है लोगों का समूह। लोगों का समूह होता है कांग्रेस का मतलब। तो आज हम इसी के विषय में पढ़ने वाले हैं। और कांग्रेस पार्टी अभी तक है, हम देख सकते हैं कांग्रेस पार्टी को। हालांकि वो पहले वाले रूप में नहीं है, जो पहले वाली थी वो तो बहुत से भागों में बढ़ गई कांग्रेस पार्टी। आज जो है वो एक अलग रूप में है, फिर भी अस्तित्व तो है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। ठीक है, देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जिसने की, जो स्थापक था, उसका नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। क्या? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ए.ओ. ह्यूम। आपने ये नाम तो अवश्य सुना होगा। तो ए.ओ. ह्यूम ने ही कांग्रेस पार्टी की स्थापना की थी। ए.ओ. ह्यूम एक रिटायर्ड, एक पूर्व सिविल सेवा का एक अधिकारी था। जो सिविल सेवा का पहले अधिकारी था वो रिटायर्ड हो गया। ठीक है, और ये इंग्लैंड के मतलब ब्रिटेन के स्कॉटलैंड का निवासी था। ठीक है, तो ए.ओ. ह्यूम ने ही क्या की? कांग्रेस पार्टी की स्थापना की। कब स्थापना की? तो 28 दिसंबर 1885 में, 85 में इसकी स्थापना की। इस पार्टी की स्थापना की तो उस समय इस पार्टी की अध्यक्षता किसने की? जो अधिवेशन किया उस समय, तो इस अधिवेशन का की अध्यक्षता किसने की? तो उस समय जिसने अध्यक्षता की उनका नाम था व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, अध्यक्षता किसने की? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने अध्यक्षता की। कहां पर इसका प्रथम अधिवेशन हुआ, मतलब कहां पर यह पार्टी बनी? तो बंबई में, जो आज मुंबई है वहां पे, बंबई में एक कॉलेज है जिसका नाम है गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। उस कॉलेज में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्माण हुआ, बनी। ठीक है, उस समय 72 प्रतिनिधि इस कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। 72 जो लोग थे वो इस कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। अभी यहाँ पे सवाल हो सकता है कि भाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आजादी में एक बहुत अच्छा खासा योगदान तो है, तो भाई इस पार्टी की स्थापना एक अंग्रेज अधिकारी ने कैसे कर ली? क्या अंग्रेज लोग ये चाहते थे कि भारत आजाद हो जाए? नहीं, वो लोग क्यों चाहेंगे भाई, उन लोग का तो मस्त था एकदम। तो फिर भाई इसने स्थापना क्यों की? तो स्थापना करने के पीछे भी इनका जो है एक कारण दूजा था, एक दूसरा कारण था। वो ये था कि उस समय, जिस समय स्थापना की उसके पहले भारत में बहुत छोटे छोटे संगठन बन गए थे, अलग अलग संगठन की, ये संगठन वो संगठन। तो उन संगठनों को एक साथ लाने के लिए, भाई अलग अलग संगठन बन गए तो हर अलग अलग जगह पे आंदोलन होते थे, अलग अलग जगह पे कुछ भी हो जा रहा था, तो अंग्रेजों को बड़ी समस्या हो रही थी इससे। तो जो छोटे छोटे संगठन थे उनको एक जगह लाने के लिए, तथा उन संगठनों के मन में जो अंग्रेजों के प्रति घिन्न थी, जो बात थी, उन सब की भड़ास निकालने के लिए एक मंच प्रस्तुत किया कि आप यहां पे आओ, अपनी भड़ास निकालो, यहां पे आओ, अपनी बात रखो। तथा अंग्रेजों को इस आईएनसी के माध्यम से पता चलता था कि भारतीय लोग क्या चाहते हैं। ठीक है, तो मतलब जो छोटे छोटे संगठन थे उनको एक करने के लिए, उनकी बातों को अंग्रेजों तक पहुंचाने के लिए वो भड़ास निकाले अपनी, ताकि गुस्सा शांत हो जाए अंदर का ना। तो ये सब करने के लिए ए.ओ. ह्यूम ने क्या बनाई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की, बनाई इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, इसका उद्देश्य, हालांकि ये जो बताया ये तो अंग्रेजों की तरफ तो ये लोग सोच रहे थे, ये तो अंग्रेज सोच रहे थे, लेकिन वास्तविक उद्देश्य कह सकते हो या फिर कह सकते हो कि इस पार्टी का उद्देश्य क्या रहा होगा। भाई ये पार्टी बनाने का अंग्रेजों का उद्देश्य क्या था, ये तो मैंने बता दिया आपको कि छोटे छोटे संगठनों को साथ में मिलाना। लेकिन इस पार्टी का भी कुछ उद्देश्य रहा होगा, बना होगा। जब बनी होगी पार्टी तो उसने अपने उद्देश्य प्रस्तुत किए होंगे। तो क्या उद्देश्य थे? कि राष्ट्र की उन्नति में लोगों का परिचय। पहला इसका उद्देश्य था कि राष्ट्र की उन्नति में, राष्ट्र के विकास में लोग आए, अलग अलग जगह से लोग आए, आकर मिले, अपना परिचय बढ़ाए, परिचय ले, संगठन बनाए। तो इस प्रकार जो है सब लोग मिलजुल के जो है राष्ट्र की उन्नति करें। पहला ये उसका उद्देश्य था। दूसरा क्या था?
आने वाले वर्षों के कार्यक्रम पर विस्तार या विचार। तो आने वाले वर्ष मतलब जब सरकार चलेगी तो आने वाले वर्षों में कौन कौन से कार्यक्रम होंगे, कैसे कैसे योजनाएं बनेगी, इन सब पे विचार करने के लिए। तथा इंग्लैंड संसद के विरुद्ध भारत सरकार के कार्यों का विरोध। भाई क्या होता था ना कि इंग्लैंड भारत के लिए कुछ अलग कानून बनाती थी, लेकिन वो कानून भारत में आकर कुछ अलग ढंग से काम करने लग जाता था। मतलब इंग्लैंड ने कानून भारत के लिए कुछ अलग बनाया, लेकिन भारत में कुछ अलग ही कानून बन रहे हैं। यहाँ पे जो अंग्रेज अधिकारी थे वो अपनी मर्जी चला रहे हैं, इंग्लैंड की बात सुन ही नहीं रहे हैं। मतलब जो कानून इंग्लैंड ने बनाया उस कानून की यहाँ पे कोई वैल्यू ही नहीं। ये सब कुछ हो रहा था उस समय छोटे छोटे स्तर पर। तो इन सब बातों को कि भाई इंग्लैंड में जो कानून बना वही कानून यहाँ पे भी चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इनके झूठ को पकड़ने के लिए ये जो वास्तविकता थी ये बताए, ताकि भाई जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है ये जाने की, ये समझेगी कि भाई जो इंग्लैंड में कानून, जो इंग्लैंड की संसद में कानून भारत के लिए बना है वही कानून लागू हुआ है कि यहाँ के जो अंग्रेज अधिकारी इन्होंने अपने मन से कोई कानून बनाया है। अगर अपने मन से कोई कानून बनाया तो इंग्लैंड की संसद को जाके कंप्लेन करेगी। सीधी सी बात है भाई, बताएगी उच्च अधिकारी को, बताएगी कि भाई आपने जो कानून बनाया वो यहाँ पे अलग ढंग से काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के उद्देश्य थे। इसके अलावा क्या था, अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय संसद का रूप था। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं किंतु अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जो संसद थी उसका एक रूप था कि भाई ये जो डिसीजन लेगी, ये जो निर्णय लेगी वो कहीं ना कहीं जो मान्य होंगे। हालांकि प्रत्यक्ष रूप से नहीं होंगे, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जो है अंग्रेजों को सलाह देने का काम कि कैसे कानून बनाने, भारत के लोगों की क्या इच्छा है, क्या आकांक्षाएं है। तो इस प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से कि कैसा कानून होना चाहिए, तो एक अप्रत्यक्ष रूप से जो है ये एक भारत की संसद ही थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस कह लीजिए। ठीक है, तथा अंग्रेजी सोच को जवाब। जब अंग्रेज भारत में तो उनकी एक सोच थी कि भारत के लोग तो कानून बना ही नहीं सकते, भारत के लोग तो सरकार चला ही नहीं सकते। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस इसीलिए बनाई ताकि इसमें जो सदस्य है वो जाके संसद में बैठे, भारतीय संसद में बैठे और जाके कानून बनाने में अपना सहभाग दे। तो ये एक अंग्रेजों की सोच को जवाब था कि तुम जो सोचते थे वो गलत है, तुम जो सोचते थे वो गलत है, असल में भारतीय लोग भी कानून बना सकते। मतलब उनको जवाब देने के लिए कि हाँ इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई ताकि इससे जो लोग हैं वो जाके संसद में बैठेंगे। तो इस प्रकार के कुछ उद्देश्य थे जो मैंने आपको समझाए। समय के साथ साथ भारतीय नेशनल, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, उसका स्वरूप जो है बदलते गया। जैसे जैसे समय बदला उसका रूप भी बदलते गया। इस वीडियो में हम, इस कक्षा में हम दो स्वरूप की, दो चरणों की बात करेंगे। ठीक है ना। तो कांग्रेस का कालखंड कैसा बीता, तो पहला कालखंड जो है 1885 से लेके 90 तक, करीबन कितने साल का है, 5 साल का कालखंड कैसे बीता देखिए। ठीक है, तो जो ये स्टार्टिंग का जो प्रारंभिक जो कालखंड था उसमें जो लीडर थे, उसमें जो लोग थे वो बड़े उदारवादी लोग थे। वो जो राजनीति करते थे बड़ी उदारवादी करते थे। फिर कुछ भी काम करना है अंग्रेजों को जाके प्रार्थना पत्र दे दो, अंग्रेजों को जाके बोल दो, कर दो भाई, निवेदन करो। मतलब बड़े उदारवादी किस्म के, बड़े निवेदनात्मक तरीके से मतलब निवेदन करते थे। तो इस प्रकार के उसमें लोग थे। ठीक है ना, जिसको राजनीतिक भिक्षावृत्ति भी कहते कि भाई भिक्षा मांग के लेना, फिर भिक्षा दे दो, ये कानून बना दो, हमें भिक्षा दे दो इस कानून की। तो इस प्रकार से, ठीक है। तो इस प्रथम चरण में कौन कौन से नेता थे, कौन कौन से मुख्य व्यक्ति थे, तो सबसे पहले थे दादा भाई नौरोजी, फिर थे फिरोज शाह मेहता, फिर थे दिनसा बादशाह, फिर थे व्योमेश नाथ बनर्जी, फिर थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ये प्रमुख नेता थे और इनका प्रारंभ में जो कांग्रेस पार्टी पर जो दबदबा था वो अच्छा खासा दबदबा था। ये जो कहते थे वो फाइनल होता था, फाइनल डिसीजन होता था। तो इनका एक अच्छा खासा जो दबदबा था कांग्रेस की पार्टी पर। ठीक है ना। ये जो नेता थे, ये जो प्रथम चरण के जो नेता थे, ये जो उदारवादी किस्म के जो नेता थे, ये किसमें विश्वास रखते थे, तो ये उदारवाद में विश्वास रखते थे। तो संयम में कि भाई हम उदार रहेंगे, कुछ हिंसा नहीं करेंगे, जो है मांगेंगे, निवेदन करेंगे, भिक्षा मांगेंगे, लेकिन हम हिंसा नहीं करेंगे, हम जो जबरदस्ती नहीं करेंगे। ठीक है ना। और संयम से, भाई ठीक है, संयम मतलब शांति रखो, आज नहीं तो कल तो मिल ही जाएगा। संयम, बड़े संयमवादी नेता थे। ठीक है। इनकी इच्छाएं क्या क्या थी, इनके उद्देश्य क्या क्या थे, ये क्या क्या चाहते थे ये नेता। तो पहले धर्म, कि भाई जो अलग अलग धर्म के आधार पर भेदभाव होता है वो मिट जाए, जो जाति के आधार पर भेदभाव होता है वो भी मिट जाए,
मानव को समानता मिले, मतलब जो मानव जो लोग हैं उनको एक समान दृष्टि से देखा जाए, उनको समानता मिले, उनको कानून के समक्ष समानता मिले, भाई कानून की दृष्टि में कोई ऊंचा नीचा ना हो, सब समान हो, सबको समान न्याय मिले। नागरिक स्वतंत्रता का प्रचार करना कि भाई नागरिकों को भी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, सबकी स्वतंत्रता अपना हक है, तो उसका प्रचार करना। तथा प्रतिनिधि संस्थाओं का विकास करना, मतलब कांग्रेस की जो प्रतिनिधि संस्थाएं थी उसका भी अलग से विकास करना, ये उनके कुछ उद्देश्य से कुछ इच्छाएं थी, ठीक है ना। अभी इस जो ये पहला चरण था, इस पहले चरण के अनुसार इस पार्टी में, इस कांग्रेस के दल में कौन कौन शामिल हो सकता था, शामिल होने का किस किस को अधिकार था। तो पहले जो समृद्धशाली लोग थे, जो पैसों वाले लोग थे, जो धनी लोग थे, जमींदार लोग थे, वो आके शामिल होते थे। इसके बाद जो मध्य वर्गीय जो मिडिल क्लास लोग के काम जो लोग थे वो इसमें शामिल होते थे, जो अपना काम चला सकते थे, खा पी सकते थे, वो लोग आके शामिल हो सकते थे। और तीसरे से बुद्धिजीवी लोग, बुद्धिजीवी लोग मतलब कि भाई जो एक अच्छा एक रेपुटेशन रखते हो, मान लो कोई इंजीनियर है, कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, कोई लेखक है, कोई साहित्यकार है, तो इस प्रकार के जो बुद्धिजीवी लोग थे वो आके भी इस पार्टी में जो है स्थान पा सकते थे, पार्टी में आके सम्मिलित हो सकते थे, इनको अधिकार मिलता था। तो ये भाई यहाँ पर जो सम्मिलित होने का जो यहाँ पर भाई देखो, यहाँ पे समृद्धशाली लोग आ रहे हैं, बुद्धिजीवी लोग आ रहे हैं। हर कोई लोग तो बुद्धिजीवी हो नहीं सकता, हर कोई लोग तो समृद्धशाली हो नहीं सकता। तो ये जो बड़े बड़े लोग आए ना, तो ये बड़े बड़े लोग आए नगरों से आए, बड़े बड़े शहरों से ये लोग निकले और आके क्या हो गए, पार्टी में ज्वाइन हो गए, पार्टी में आके मिल गए। तो भाई इन बड़े बड़े लोगों का भाई जो आम लोग थे उनसे संपर्क कैसे बनेगा, संपर्क बना ही नहीं। तो इन लोगों का जनसाधारण से तो संपर्क बना ही नहीं। कांग्रेस की जो मांगे थी वास्तव में वो तो इनकी मांगे बन गई ना, मध्यवर्गीय लोगों की मांगे बन गई, बुद्धिजीवी लोगों की मांगे बन गई, समृद्धशाली लोगों की मांगे बन गई। जनसाधारण लोगों से तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो जनसाधारण लोगों की मांगों का क्या होगा, जनसाधारण लोग क्या चाहते ये सरकार को पता कैसे चलेगा। तो यहां पे ये समस्या होने लगी। इनका एक अलग से पक्ष था इस दल का, जो ये जो इस प्रकार की सोच रखने वाला, जो उदारवादी सोच रखने वाला जो पक्ष था, उनका एक अलग से एक प्रकार की सोच थी, एक पक्ष था। क्या था पक्ष? कि अंग्रेजी साम्राज्य जो है बना रहना चाहिए, भारत में अंग्रेजी का ही शासन हो, जब तक हो सके भारत में अंग्रेजी आके शासन करते जाए, और यहां तक कि समृद्धशाली ढंग से शासन करे और समृद्ध बने और शक्ति इनको मिले। ऐसा क्यों? ये लोग सोचते थे कि अगर अंग्रेज चले गए ना भारत से, तो भारत में अशांति फैल जाएगी, अव्यवस्था फैल जाएगी, झगड़े होंगे। मतलब इस प्रकार की इनकी सोच थी इस प्रथम चरण के लोगों की, ठीक है ना। और इसके अलावा ये लोग ऐसे भी मानते थे कि भाई अंग्रेजी जो है, जो अंग्रेज शासक है वो बड़े अच्छे शासक है, बड़े उदारवादी शासक है। हालांकि जो भारतीय लोग हैं उनको अंग्रेजी शासक से कुछ शिकायतें हैं, लेकिन जो वो शिकायतें हैं, वो शिकायतें जो अंग्रेजों की नौकरशाही व्यवस्था है और इन लोगों की बात ठीक से अंग्रेजों तक पहुंच नहीं रही है, इससे शिकायतें हैं इन लोगों को। एक बार अंग्रेजी लोग, जो अंग्रेजी शासक हैं, वो इन लोगों की बातों को समझ जाएंगे, तो जो आम लोग हैं उनको भी अंग्रेजी शासन अच्छा लगने लगेगा। इस प्रकार की इनकी सोच थी, और इसी सोच को बढ़ावा देने के लिए इन लोगों ने अधिक से अधिक प्रचार कहां पे किया? इंग्लैंड में किया। पार्टी बनी इंडिया के लिए, भारत के लिए पार्टी बनी, लेकिन प्रचार कहां किया? इंग्लैंड में। क्यों किया? ताकि जो इंग्लैंड के लोग हैं, जो अंग्रेज है, उनको पता चले कि भाई भारत के लोगों की सोच क्या, जो आम स्तर के लोग हैं वो कैसे सोचते हैं, उनको क्या क्या आकांक्षाएं, क्या क्या उनकी महत्वाकांक्षाएं हैं। इन्होंने स्वतंत्रता की मांग ही नहीं की, भाई अंग्रेजी शासक जब तक चले तब तक अच्छा चलता जाए, जब स्वतंत्रता मिल जाएगी तो भारत जो है एकदम से अशांति फैल जाएगी, भारत में जो है अव्यवस्था फैल जाएगी। इस प्रकार से इन लोगों को जो है लगता था, ठीक है। और कुछ रियायतों की मांग कर दी कि भाई हमें टैक्स में कुछ रियायत दे दो, छूट दे दो, हमें इसमें कुछ अधिकार दे दो, राजनीति में कुछ अधिकार दे दो। तो इस प्रकार से जो है इन लोगों ने कुछ जो है रियायतें मांगी। हालांकि इन लोगों ने स्वतंत्रता की मांग नहीं की, ठीक है। इसके बाद ये इनका हो गया पहला चरण, जिसको हम लोग प्रथम चरण कहते हैं, पहला कालखंड कहते हैं, जो कि उदारवादी राजनीति पर निर्भर है। दूसरा कालखंड आया, दूसरा चरण आया 1905 से लेकर 1919 तक। और ये जो चरण, ये बहुत महत्वपूर्ण चरण है। कैसे? इस चरण में सीधे तौर पर मांग होने लगी कि हमको तो भाई आजादी ही चाहिए। क्या चाहिए? हमको तो सीधी आजादी ही चाहिए, हमें किसी लफड़े में पड़ना ही नहीं है। तो इस चरण को क्या कहते हैं? अतिवादियों का। एकदम अति हो गए, कि अति होकर मांग कि हमको सीधा आजादी चाहिए, हमको कोई अंग्रेज शासक वगैरह कुछ नहीं चाहिए, सीधे जाके चाहिए आजादी।
ठीक है, इसको अतिवादियों का चरण भी कहते हैं या अतिवादी राजनीति भी कहते हैं। इसमें जो इसमें जो नेता थे वो बड़े गरम दल के नेता थे। आपने सुना होगा भारत की राजनीति में एक नरम दल बन गया, एक गरम दल बन गया। तो नरम दल के नेता इसमें आ गए, गरम दल के नेता इसमें आ गए। तो जब गरम दल के नेता आए इसमें, तो सीधी सी बात है, बात भी एकदम बड़ी बड़ी होने लगेगी। तो इसमें जो नेता थे सबसे पहले थे लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर लोकमान्य तिलक, दूसरे थे विपिन चंद्र पाल, तीसरे थे अरविंद घोष और चौथे थे लाला लाजपत राय। ये प्रमुख 4 नेता थे। हालांकि इसके अलावा और भी नेता थे, लेकिन प्रमुख रूप से ये 4 नेता थे। जब ये इन नेताओं का कांग्रेस में धीरे धीरे आवागमन होने लगा, धीरे धीरे प्रवेश होने लगा, तो इनकी जो विचारधारा थी बिल्कुल अलग थी और इन नेताओं की विचारधारा जो थी बिल्कुल अलग थी। ये नेता चाहते थे कि अंग्रेजी शासक हो, ये चाहते थे अंग्रेजी शासक को उखाड़ फेंकना है। तो इनके बीच में और इनके बीच में होने लगा झगड़ा, इनके बीच में टकराव होने लगे कि भाई ये कैसा ये कैसा। भाई जब 2 विचारधाराएं आपस में मिलेगी तो क्या होगा, झगड़ा ही होगा ना। तो इनके बीच में जो है झगड़ा होने लगा, इन 2 विचारधाराओं के बीच में। जो बाल गंगाधर तिलक थे, तो जो तिलक का समाज सुधार पर प्रश्न पर झगड़ा होने लगा। ये चाहते थे कि समाज में सुधार हो पहले, ये चाहते थे नहीं पहले आज़ादी चाहिए, आज़ादी के बाद जो करना है करेंगे, ठीक है ना। तिलक का क्या कहना था, बाल गंगाधर तिलक का क्या कहना था, उनका क्या मत था। तो वो सोचते थे कि स्वराज के बिना कोई सामाजिक सुधार हो ही नहीं सकता। अंग्रेज आके क्या भला कर लेंगे भारत का, पहले तो खुद का स्वराज दो, खुद का शासन दो, जो हमें करना है हम खुद ही कर लेंगे। स्वराज के बिना तो कोई सामाजिक सुधार होगा ही नहीं। ये कहते थे कि भाई धर्म जाति में भेदभाव मत करो। भाई अंग्रेज खुद फूट डाल के शासन कर रहे थे और ये अंग्रेजों से ही इच्छा रखते थे कि इसमें जो मतभेद है उनको सुलझा दो, है कि नहीं। तो तिलक क्या कहते थे कि स्वराज के बिना कोई सुधार तो हो ही नहीं सकता और स्वराज के बिना कोई प्रगति हो ही नहीं सकती। भाई बिना जब तक अपना देश अपना खुद का शासन नहीं होगा तो प्रगति कैसे होगी, विकास कैसे होगी, ठीक है ना। और न कोई उपयोगिता, हमारी कोई उपयोगिता ही नहीं होगी, भारत के लोगों की कोई उपयोगिता ही नहीं होगी क्योंकि शासक तो अंग्रेजी लोगों का है। और न ही राष्ट्रीय जीवन की परिपूर्णता, और राष्ट्रीय जीवन जो राष्ट्रीय जीवन है उसकी कोई परिपूर्णता ही नहीं होगी, राष्ट्रीय जीवन का महत्व ही कोई नहीं होगा, ठीक है ना। तिलक ने मतलब बाल गंगाधर तिलक और ये जो दूसरे जो अतिवादियों का दल था, युग था, इसमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण जो अभियान चलाए गए, बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाए गए जिसने भारत के लोगों पर जबरदस्त प्रभाव डाला। क्या था, देखिए, विदेशी माल का बहिष्कार तथा स्वदेशी का अंगीकार। स्वदेशी अपनाओ, आज जो हम लगाते हैं कि भाई कहते हैं कि बायकॉट चाइना या फिर हम कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत, बाल गंगाधर तिलक ने बहुत पहले ये जो है नारा दे दिया था कि भारत आत्मनिर्भर होना चाहिए, ठीक है ना। तो विदेशी माल का क्या करो, बहिष्कार कर दो। भाई अंग्रेज टीके क्यों हुए थे, क्योंकि भाई अंग्रेज आए, एक कंपनी लेके आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी, आके अपना सामान बेच रहे थे, कमा रहे थे। तो जो अंग्रेजी सामान था उसका ही बहिष्कार कर दो, अंग्रेजों की रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी अपना आप। तो अंग्रेजों का सामान का बहिष्कार कर दो और जितना हो सके, भले कितना भी महंगा क्यों ना हो, भारत का ही सामान उपयोग करो। ये दिया कि भाई विदेशी सामान का बहिष्कार करो और स्वदेशी सामान का क्या करो, अंगीकार करो, अपनाओ स्वदेशी सामान को, ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा को महत्व दो। भाई अंग्रेज लोग जो शिक्षा देते थे, जो मैकॉले पद्धति का आधारित जो शिक्षा थी, वो शिक्षा अंग्रेजों को नौकर बनाने के लिए दी जाती थी। अंग्रेज हमें शिक्षा क्यों देते थे कि भाई ये लोग हमारी शिक्षा को पढ़ेंगे और आके हमारी नौकरी पर लगेंगे। मतलब अंग्रेजों को जैसे लोग चाहिए थे उस हिसाब से वो लोग शिक्षा देते थे कि अंग्रेजों को जिस प्रकार का नौकर चाहिए वैसी शिक्षा देते थे, ठीक है ना। लेकिन बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा कि एक राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा नीति होनी चाहिए और सत्याग्रह पर बल देना चाहिए कि हम सत्याग्रह करेंगे, ठीक है। आज भी जो शिक्षा दी जाती है वो कहीं ना कहीं जो मैकॉले पद्धति के आधारित ही है। कोई अंग्रेज जाने के बाद कोई शिक्षा में कुछ ज्यादा बदलाव हुआ नहीं, वही शिक्षा नीति आ रही है। आज भी हम नौकरी पाने के लिए पढ़ते हैं, न कि ज्ञान पाने के लिए। शिक्षा का असली महत्व क्या होता है, एक सोचने वाला प्राणी बनना। शिक्षा का असली मतलब ये होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, शिक्षा पाते हैं, हम सोचेंगे जाके हम जॉब लेंगे, नौकरी करेंगे, लेकिन ये उसी पद्धति का प्रभाव है, अंग्रेजी शिक्षा का ही प्रभाव है, ठीक है ना। बाल गंगाधर तिलक मतलब दूसरे चरण में क्या क्या प्रकार के काम हुए, कैसे कैसे काम हुए, तो देखिए। और उनकी मांग क्या क्या थी, इनकी मांग क्या क्या थी। पहली मांग तो हमें स्वदेश दे दो, मतलब हमें पूर्ण रूप से आजादी दे दो, स्वदेश मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, है कि नहीं। तो देखिए, भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहन,
इनकी मांग। और इन्होंने क्या किया कि उन्होंने भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहन दिया, अंग्रेजों के जो मालों का बहिष्कार किया और भारतीय उद्योगों को क्या किया, प्रोत्साहन। भले कितना भी महंगा हो, ले लो, खरीदो, इससे भारतीय लोग ही मजबूत होंगे ना। जिससे इन्होंने भारतीय उद्योगों का क्या दिया, प्रोत्साहन दिया, जिससे क्या होने लगा, जिससे कार्य तथा सेवा का अवसर लोगों को मिलने लगा। लोगों को कार्य करने का अवसर मिल रहा था, सेवा करने का अवसर मिल रहा था। भारत के लोग जो पहले अंग्रेजों के लिए काम करते थे, खुद के लिए काम करने लगे। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा की योजना की मांग थी इनकी, राष्ट्रीय स्तर पर एक शिक्षा की योजना बने और जो विद्यार्थी है उनको देश सेवा में भी लगाया जाए, उनको सैनिक बनाया जाए और अलग प्रकार से जो है देश सेवा में लगाया जाए। उनको देश की भावना जगाई जाए कि हाँ, भारत एक देश है, हम उस देश में रहते हैं, यही हमारा सब कुछ है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कांग्रेस के दो कालखंड बन गए। पहला जिसको हम उदारवादी राजनीति कहते हैं, दूसरा जो है अतिवादियों की राजनीति कहते हैं। ये दो जो है कालखंड बन गए और यहां तक हमने जो 1919 तक का जो भी राजनीतिक आंदोलन जो पहले वाले वीडियो में स्टार्ट किया था, यहां पे जाके जो है समाप्त होता है। मैंने ये टॉपिक अलग से लिया ताकि बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसीलिए मैंने अलग से लिया। तो इसके संबंधित आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे अवश्य बताइए। और पढ़ाने में बहुत मेहनत लगती है। एक लाइक का बटन है, नीला कर दो। एक काला सब्सक्राइब का बटन है, काले कर दो, मतलब लाल सब्सक्राइब का बटन है, नहीं काला कर दो। ठीक है कि नहीं? तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।